अब बारी है स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसा है कि जब लाइट वेव रिफ्रैक्ट होती है तो स्नेल्स लॉ को प्रूव करके बताना है हाइगेन्स थ्योरी के मुताबिक। चलिए देखते हैं, वापस देखते हैं। लाइट रे कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपके पास में ए डैश बी डैश, सबसे पहले ए कांटेक्ट में आता है। अब सोचो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट बी है। अच्छा, कुछ ना होता तो लाइट ऐसा स्ट्रेट चला जाता था, लेकिन अब ये इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। फर्स्ट मीडियम में स्पीड v1, सेकंड मीडियम में स्पीड v2। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ λ1, सेकंड मीडियम में वेवलेंथ λ2। अच्छा, जैसे ही एक पॉइंट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। और मान लो मैं ऐसा ले रहा हूं कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम, ठीक है, ये नॉर्मल। यहां पर मान लीजिए वेव फ्रंट कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा। देखिए बी को सी पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, बी को सी तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो मैं मान लेता हूं टी टाइम लगा। उतने ही टाइम में ये पहले मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बीसी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो v1t होगा। तो मैं यहां से यहां तक v1t लिख देता हूं। नॉर्मल के साथ आने वाली रेखा बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, जैसे मीडियम चेंज होगा ये वेव फ्रंट की तरह बिहेव करने लगेगा, और सेकंड मीडियम में इसकी स्पीड है v2, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस x डैश अपॉन टाइम t, सेम टाइम के अंदर। तो v2t रेडियस का एक वेव फ्रंट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। लाइट ऐसी गई या वेव फ्रंट ऐसा कुछ निकला आपके सामने, जाना था इस तरफ, मान लीजिए कुछ इस तरह से बेंड हुआ। अब यहां से पॉइंट सी से जब ये पहुंचेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ और ये रेडियस हमने कंस्ट्रक्ट किया। ये नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल r, ठीक है। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखते जाना, ये तो एक्सपेक्टेड लाइन थी कि जहां जाना चाहिए था। अब हुआ ऐसा कि ये आपके पास आई है, ठीक है, लेट दिस इज x एंड दिस इज y। तो आप यहां देख सकते हो इस जगह पर i प्लस एक्स 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ठीक है। 90 डिग्री क्यों दिख रहा है भी चेक कर सकते हो, यहां से यहां परपेंडिकुलर है। और x प्लस वाई भी चेक करो कितना है, तो x प्लस वाई भी आपके पास में 90 डिग्री है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, i प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इससे कैंसिलेशन, तो y इक्वल टू आई आ जाता है। मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि ये वाला एंगल आपके पास में i मिल जाएगा आपको। अब अगर ये एंगल r है ना, तो ये एंगल अगर z है तो मान लीजिए r प्लस जेड क्या लिखा जा सकता है, r प्लस जेड को लिखा जा सकता है 90 डिग्री। अब देखो ये e पॉइंट पर हम कट की बात कर रहे हैं, a b c, और मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन E और ये मैं कह लेता हूं पॉइंट D है। तो आप यहां देखिए ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल में चेक कीजिए, इन ट्राइंगल ADC भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया आपके पास में 90 डिग्री, ये हो गया Z, तो ये निकालना है हम लोगों को, कितना निकाला जाए। मान लीजिए मैं Z डैश मानता हूं, तो Z प्लस 90 डिग्री प्लस Z डैश आपके पास में टोटल 180 डिग्री है। तो Z की वैल्यू कितनी है आपके पास में भी चेक कर लीजिए, Z इक्वल टू 90 माइनस आर है ना। तो Z लिखा कितना, 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस Z डैश इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z डैश इक्वल टू आर, कुल मिला के Z डैश जब सॉल्व करते हैं तो आप आर आता है, तो हम ये कह सकते हैं दिस विल बी आर एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो ज्योमेट्री की मदद से आप इसे ऐसा लिख पाएंगे कि Z डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R के इक्वल होगी। अब देखो दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, यहां से यहां तक A से लेकर D जो आपने कंस्ट्रक्ट किया, V2 स्पीड, A से लेकर D डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो A टू D आपके पास कितना आ गया, तो V2T आ चुका है। अब आइए समझते हैं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं ABC ट्राइंगल की। तो साइन आई देखो ध्यान से, आई के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ABC मतलब AC, और B से C कितना आपके पास में, तो V1T है।
और ए टू सी, इक्वेशन फर्स्ट से कहा जा सकता है। नाउ एक और ट्राइंगल देखिए आप, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल में चेक करो, साइन आर की वैल्यू, आर के सामने परपेंडिकुलर ए डी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है तो वापस से ए सी। अच्छा एडी कितना है आपके पास में, तो एडी है आपके पास V2T अपॉन ए सी, तो साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज V1T अपॉन ए सी, V2T अपॉन ए सी। यहां से साइन आई अपॉन साइन आर को क्या लिखा जा सकता है, V1 बाई V2, और V1 बाई V2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो V1 बाई V2 को आप N2 बाई N1 लिखते हैं, जिससे λ1 बाई λ2 भी लिखा जाता है। सो V1 बाई V2, N2 बाई N1 को ऐसा भी लिखा जाता है 1N2 दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो N2 साइन आर, N1 साइन आर, देखो साइन आई है ना, N1 साइन आई, तो N2 साइन आर दैट इज इक्वल टू N1 साइन आई। तो यही लॉ स्नेल्स लॉ कहलाता है। अब सोचो क्या हुआ, मान लो ऐसा हो गया कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो N2 बाई N1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, तो हम ये कह सकते हैं आई ग्रेटर देन आर। मतलब क्या हुआ भाई, आई ग्रेटर देन आर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा है। इससे ये प्रूव भी होता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसका उल्टा होता तो डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इस तरह से हमने प्रूफ सीखा। देखिए अब हमारा टॉपिक है किस तरह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर असर पड़ता है जब मीडियम बदलता है तब, और ये बात भी हम वेव फ्रंट की मदद से समझाने वाले हैं। देखिए बात ऐसी है कि हमारे पास दो मीडियम है, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम। पहले मीडियम में वेवलेंथ λ1, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ λ2। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। फर्स्ट मीडियम में स्पीड V1 और सेकंड मीडियम में स्पीड V2। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ए बी वेव फ्रंट PQ बाउंड्री की तरफ रीच कर रहा है, उसके पीछे CD आ रहा है, उसके पीछे EF आ रहा है। इन सबके बीच का जो सेपरेशन है वो λ1 है। सेपरेशन बिटवीन वेव फ्रंट इज λ1। AB और CD के बीच का सेपरेशन λ1, CD और EF के बीच का सेपरेशन λ1। अब हुआ ऐसा, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल की, पहले मीडियम में स्पीड V1, दूसरे मीडियम में स्पीड V2, पहले मीडियम में वेवलेंथ λ1, दूसरे मीडियम में स्पीड λ2। कैसे सर? भाई जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, या मान लीजिए एयर से वाटर में जा रही है, तो फास्ट कहां ट्रेवल करेगी? आपको क्या लगता है? तो भाई नॉर्मली हम जानते हैं एयर में फास्ट ट्रेवल करेगी और वाटर मॉलिक्यूल डेंस है तो स्लो ट्रेवल करेगी। मतलब हुआ कि एक सेकंड में जितना लाइट एयर में ट्रेवल करेगा, एक सेकंड में जितना लाइट एयर में ट्रेवल करेगा, उतना लाइट एक सेकंड में वाटर में ट्रेवल नहीं कर सकता, मतलब उससे कम ही करेगा। अब जब उससे कम करेगा मतलब क्या हुआ, एक सेकंड के अंदर जो सेपरेशन उनके बीच में था और अब जो उनके बीच में सेपरेशन होगा वो कम होगा। अब वो सेपरेशन कम होगा मतलब पास पास होगा। तो मान लो किसी टाइम t0 पर AB PQ बाउंड्री को रीच करता है और उसके कैपिटल T टाइम बाद CD बाउंड्री को रीच करता है, तो उस केस में क्या होगा? हो सकता है ये नॉर्मल इंसिडेंस हो और हो सकता है ऑब्लिक इंसिडेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप और हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो भाई टी टाइम में जब ये यहां पहुंचा है ना, टी टाइम में जब ये यहां पहुंचा, कौन पहुंचा? ए बी तो टी इक्वल टू 0 पर रीच कर गया, टी इक्वल टू 0 पर आ गया है। सीडी टी टाइम के बाद पहुंचा, 2 सेकंड में टी टाइम पर, 2 सेकंड के अंदर सीडी मान लो यहां पहुंचा। तो भाई 2 सेकंड में एबी की पोजीशन क्या होगी? तो 2 सेकंड में एबी की पोजीशन ए डैश बी डैश आगे की तरफ हो जाएगी, बराबर है भाई। 2 सेकंड जब इसे आने के लिए लगेंगे तो 2 सेकंड में एबी तो आगे जाएगा ना, एबी अब आगे गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी। तो हम कह सकते हैं पहले मीडियम में वेवलेंथ है v1, लैम्डा 1, स्पीड है v1 ना। सेम टाइम में ये कुछ डिस्टेंस चलेगा, मान लेते हैं लैम्डा 2। स्पीड कितनी होगी सेकंड मीडियम में? मान लेते हैं v2। अच्छा टाइम सेम है 2 सेकंड के अंदर, भाई 2 सेकंड में CD रीच किया PQ को, उतने ही 2 सेकंड में AB आगे बढ़ गया और A डैश B डैश बन गया। तो हम ये कह सकते हैं टाइम सेम है। अब होता ऐसा है बच्चों
इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम, वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड इन सेकंड मीडियम, दैट कैन बी रिटन n2 अपॉन n1, ऐसा ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें एक बात और समझाना चाहूंगा। अब देखो, अगर हम ये ऐसा लिख दें फ्रीक्वेंसी के बारे में, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो यहां से आप ऐसा भी तो लिख सकते थे 1 अपॉन एफ दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन v1, और आप इसे ऐसा कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, है ना, मान लेते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों को, भाई इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, तो कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी, लैम्डा 1 अपॉन v1, लैम्डा 2 अपॉन v2, टी से टी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन v1, लैम्डा 2 अपॉन v2। अच्छा, टाइम ये 1 के इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो भाई मीडियम बदला, क्या बदला? मीडियम बदला, पर रेशो ऑफ वेवलेंथ और स्पीड जिसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, यहां पर आपके पास में फ्रीक्वेंसी का रेशो थोड़ा सा उल्टा होता है, यहां पर हम थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं। दिस दोनों को डिवाइड करने पर जो रेशियो आ रहा है, ठीक है, तो लैम्डा 1 अपॉन v1, लैम्डा 2 अपॉन v2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है। तो आप इसको रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपके पास में v1 अपॉन लैम्डा 1, v2 अपॉन लैम्डा 2, इसे फ्रीक्वेंसी लिखा जा सकता है। तो कुछ भी हो, मीडियम बदलता है, स्पीड बदलती है, वेवलेंथ बदलती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो ये भी ध्यान रखना, जब रेयर से डेंसर जाते हो ना, तो स्पीड डिक्रीज होता है, वेवलेंथ डिक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। डेंसर से रेयर जाते हो ना, स्पीड इंक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वापस सुन लेना, एयर से ग्लास गए, एयर से अगर ग्लास गए तो स्पीड डिक्रीज होगा, वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। पर जब ग्लास से एयर गए तो स्पीड बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।